एक आदमी जो एक जादुई श्राप के बंधन में बंधा हुआ था, जो उसे हमेशा सच बोलने के लिए मजबूर करता था, गलती से अपनी खूबसूरत और आकर्षक पड़ोसन से टकरा गया और उसके बारे में हर जंगली और खराब विचार उगल दिया। कहानी की शुरुआत में हम एक क्लास में छोटे बच्चों को देखते हैं, जहां हर बच्चा ये बता रहा है कि उसके माता पिता क्या काम करते हैं। एक लड़का कहता है कि उसकी माँ एक टीचर है, लेकिन उसका पिता एक झूठा है। टीचर चौंक जाती है, ये सोचकर कि लड़के का मतलब कुछ और होगा। तब बच्चा क्लियर करता है और बताता है कि उसका पिता एक सूट पहनता है, कोर्ट जाता है और जज से बात करता है। राहत महसूस करते हुए टीचर मुस्कुराते हुए कहती है कि उसका पिता एक लॉयर है। इसी बीच एक खुशमिजाज और आत्मविश्वास से भरा फ्लेचर कोर्ट से बाहर निकलता है। उसने अभी एक और केस जीता है और उत्साहपूर्वक इस खबर को हर किसी से शेयर करता है। एक महिला उसके पास दौड़ती है और बताती है कि कुछ जर्नलिस्ट्स उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अपने बालों को एडजस्ट करने के बाद फ्लेचर उन्हें कुछ शब्द देने के लिए राजी हो जाता है। उसी समय एक छोटा लड़का और उसकी माँ अपने पोर्च पर बैठे हैं। लड़का हर गुजरती कार को उत्सुकता से देख रहा है, अपने पिता का इंतजार कर रहा है। माँ अपने बेटे को आश्वस्त करती है कि उसका पिता शायद अभी भी कोर्ट में बिजी है, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। कुछ ही देर बाद एक कार आती है और मैक्स उत्साहित होकर अपने पिता का स्वागत करने के लिए दौड़ता है। लड़के और उसके पिता को कुछ देर खेलने देने के बाद माँ फ्लेचर से पूछती है कि वह फिर से लेट क्यों है। फ्लेचर एक इलैबोरेट कहानी सुनाता है कि कैसे उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया और एक खराब फ्यूल गेज ने उसे चेतावनी नहीं दी। उनकी बहस को बीच में ही काटते हुए मैक्स खुशी से अनाउंस करता है कि उसका पिता उसे एक रेसलिंग मैच में ले जा रहा है। माँ विरोध करती है, रेसलिंग को अपने बेटे के लिए बहुत वायलेंट बताती है, लेकिन फ्लेचर जोर देकर कहता है कि मैक्स को एक वॉरियर बनने के लिए बड़ा होना चाहिए। उसी समय एक और कार आती है और ऑड्री का बॉयफ्रेंड जेरी बाहर निकलता है। फ्लेचर उसे देखकर खुश नहीं होता और अपने सार्कास्टिक रिमार्क्स से ये दिखाता है। उसके बिहेवियर को इग्नोर करते हुए ऑड्री जेरी को बताती है कि उसके पास उसके लिए और बॉक्सेस हैं। हैरान हो जाता है ये भूलकर कि जेरी बॉस्टन जा रहा है। जेरी और मैक्स को कैच खेलते हुए देखकर ऑड्री उदासी से देखती है, ये जानते हुए कि उसका बेटा उसे कितना मिस करेगा। उसके एक्सप्रेशन को देखकर फ्लेचर उसे आश्वस्त करता है कि जेरी के विपरीत वह कहीं नहीं जा रहा है, वह मैक्स के करीब रहेगा। फ्लेचर फिर मैक्स को अपने ऑफिस ले जाता है। एक कमरे में मिरांडा एक और लॉयर से बात कर रही है, जो मिसेस कोल का केस लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वह कोर्ट में झूठ बोलना नहीं चाहता। एक पल सोचने के बाद मिरांडा केस को किसी और को सौंपने का फैसला करती है। उसी समय फ्लेचर और मैक्स एलिवेटर से उतरकर अपनी फ्लोर पर पहुंचते हैं। फ्लेचर हर किसी का उत्साहपूर्वक अभिवादन करता है, उनके ऑकवर्ड हेयर स्टाइल्स और ऑड अपीयरेंसेस के बारे में कॉम्प्लीमेंट्स देता है। अपने असिस्टेंट के पास पहुंचकर उसे पता चलता है कि मैक्स का बर्थडे कल है। फ्लेचर जल्दी से अपने बेटे को ऑफिस में भेजता है और अपने असिस्टेंट से घबराकर कबूल करता है कि वह इसे पूरी तरह भूल गया था। वह तुरंत अपनी डेस्क के नीचे से एक तैयार गिफ्ट निकालती है। वह फिर फ्लेचर को विभिन्न बिजनेस कॉल्स के बारे में अपडेट करती है और मेंशन करती है कि मिरांडा उसे देखना चाहती है। फ्लेचर सख्ती से इनकार कर देता है और मजाक में सुझाव देता है कि उसे बताया जाए कि उसका पैर टूट गया है। तभी मिरांडा उसके पीछे प्रकट होती है। असिस्टेंट संकेत देती है कि मिरांडा ने सब कुछ सुन लिया है। पीछे मुड़कर फ्लेचर अपना एंथुसियाज्म दिखाता है और अपने बॉस का गर्मजोशी से अभिवादन करता है। मिरांडा उसे बताती है कि उसके पास उसके लिए एक नया केस है। अपने ऑफिस में पेपर्स और बॉक्सेस के ढेर के साथ लौटकर फ्लेचर को मैक्स इंतजार करता हुआ मिलता है। काम का बोझ देखकर मैक्स को एहसास होता है कि उनके साथ समय बिताने की योजनाएं पूरी नहीं होंगी। इसी बीच जेरी और ऑड्री एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। अपना साहस जुटाते हुए जेरी उसे प्रपोज करता है और उससे बॉस्टन में उसके साथ मूव करने के लिए कहता है। वह बताता है कि उसने इसके बारे में लंबे समय तक सोचा है और मानता है कि वे इस कदम के लिए तैयार हैं। पूरी तरह से अचंभित ऑड्री ओवरवेल्म्ड और स्पीचलेस हो जाती है, ये नहीं जानती कि कैसे रिस्पॉन्ड करे। उस रात फ्लेचर घंटों काम में डूबा रहता है। सुबह होते ही जैसे ही मैक्स जागता है, फ्लेचर उसे चीयरफुल हैप्पी बर्थडे कहता है। एक प्लेफुल जेस्चर में वह अपनी शर्ट के नीचे से एक गिफ्ट निकालता है और उसे मैक्स को देता है। उत्साहित मैक्स बॉक्स को फाड़कर एक बेसबॉल यूनिफॉर्म पाता है। खुश होकर वह अपने पिता से उसके साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन फ्लेचर वादा करता है कि वे मैक्स के बर्थडे पार्टी के बाद खेलेंगे। अभी उसे काम करना है। निराश मैक्स अपने पिता के ऑफिस से चला जाता है। बाद में ऑड्री और जेरी मैक्स को लेने आते हैं। गर्व से मैक्स अपना गिफ्ट दिखाता है और जेरी सजेस्ट करता है कि वे घर जाते हुए एक पार्क में रुककर खेलें। मैक्स को कार में ले जाते हुए जेरी ऑड्री को फ्लेचर के साथ अकेला छोड़ देता है।
वह फ्लेचर को बताती है कि उन्हें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है और सजेस्ट करती है कि वे इसे मैक्स के बर्थडे पार्टी पर करें। फ्लेचर सहमत हो जाता है और अलविदा कहता है। अपने ऑफिस में वापस फ्लेचर मिसेस कोल से मिलता है। मीटिंग के दौरान वह उसे अश्योर करता है कि वे उसका केस जीत सकते हैं, भले ही उसने अपने हस्बैंड के साथ 7 बार धोखा किया हो। फ्लेचर आर्ग्यू करता है कि ये उसे फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना छोड़ने का औचित्य नहीं है। वह कई कारण गिनाता है कि क्यों वह असली विक्टिम है और उसे कन्विंस करता है कि उसके हस्बैंड की नेग्लेक्ट ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मिसेस कोल उससे सहमत होने लगती है। मिरांडा, जो मीटिंग को ऑब्जर्व कर रही थी, प्रभावित होती है। वह फ्लेचर को वादा करती है कि अगर वह केस जीतता है तो उसे फर्म में पार्टनर बना दिया जाएगा। फिर अचानक वह उस पर मूव करती है, पैशनेटली उसे चूमती है और सजेस्ट करती है कि वे और भी तरीकों से पार्टनर्स बने। ऑड्री के घर पर मैक्स का बर्थडे पार्टी जोरों पर है। जेरी ऑड्री से पूछता है कि क्या उसने उसके प्रपोजल के बारे में सोचा है। वह कबूल करती है कि उसने सोचा है और उसे अपना जवाब देती है नहीं। वह समझाती है कि वह मैक्स को उसके पिता से अलग नहीं कर सकती। भले ही फ्लेचर मैक्स के साथ ज्यादा समय नहीं बिताता हो, लेकिन उनके रेयर मोमेंट्स इतनी खुशी लाते हैं। अगर फ्लेचर और मैक्स 1000 मील दूर होंगे तो वे शायद ही कभी मिल पाएंगे और फ्लेचर विजिट करने की कोशिश नहीं करेगा। तभी ऑड्रे का फोन बजता है। ये फ्लेचर है जो बताता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आ गया है और वह पार्टी में नहीं आ सकता। हालांकि वह वादा करता है कि वह अगले दिन मैक्स को स्कूल से उठाएगा। ऑड्री मैक्स को उससे बात करने देने की ऑफर करती है, लेकिन इससे पहले कि वह फोन दे, मिरांडा उसे फ्लेचर से छीन लेती है और उसे बताती है कि वह रोमांटिक मोमेंट पर फोकस रहे। दिल टूटा हुआ मैक्स अपना बर्थडे केक लेकर आता है जिस पर कैंडल्स लगी हैं। गेस्ट्स उसके आसपास इकट्ठा होते हैं और उसे गाना गाते हैं। ऑड्री उसे जेंटली एनकरेज करती है कि वह एक विश करे और कैंडल्स बुझाए। वह उसके बगल में घुटने टेकती है और समझाती है कि फ्लेचर नहीं आ सका, लेकिन वह इसके बारे में बहुत बुरा महसूस कर रहा है और कल उसे उठाने का वादा करता है। एक पल सोचने के बाद मैक्स अपनी आंखें बंद करता है, एक विश करता है कि उसका पिता एक दिन के लिए झूठ न बोल सके और कैंडल्स बुझा देता है। एक इंटेंस इवनिंग के बाद मिरांडा फ्लेचर को बताती है कि ये अमेजिंग था और पूछती है कि क्या उसे एंजॉय किया। बिना एक सेकंड की हिचकिचाहट के फ्लेचर ब्लर्ट्स आउट, I've had better। ये सुनकर वह हॉरिफाइड हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। मिरांडा गुस्से में उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देती है। अगली सुबह फ्लेचर अपने ब्रूटली ऑनेस्ट रिमार्क के बारे में सोचता रहता है। काम पर जाते समय वह एक अट्रैक्टिव ब्रूनेट के साथ एलिवेटर में चढ़ता है। वह बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन एक पोलाइट कॉम्प्लीमेंट के बजाय वह अचानक ब्लर्ट्स आउट, आपके बड़े बूब्स हैं। महिला अपमानित होकर उसे थप्पड़ मारती है। स्टंट फ्लेचर एलिवेटर से बाहर निकलता है, बैफल्ड होकर कि वह अपने शब्दों पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। अपने ऑफिस की ओर चलते हुए एक होमलेस मैन उसके पास आता है और स्पेयर चेंज मांगता है। आमतौर पर फ्लेचर उसे पॉलिटली डिसमिस कर देता, लेकिन इस बार वो एक हार्श टायरेट शुरू कर देता है। मैं आपको पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप पैसे खर्च करने के लिए ही खर्च करेंगे। I just want to get from my car to the office without being harassed by societal trash. And besides, I'm cheap. अपने आउटबर्स्ट से मॉर्टिफाइड होकर फ्लेचर कोर्ट की ओर भागता है। कोर्ट रूम में प्रवेश करते हुए वह डिसोरिएंटेड होकर मिसेस कोल के बगल में बैठ जाता है। उनके सामने डाना, रिचर्ड कोल और उनकी टीम बैठी है। रिचर्ड क्लियरली इरिटेटेड होकर डाना से पूछता है कि वह केस को सेटल करने और खत्म करने के लिए कितना चाहती है। इससे पहले कि डाना रिस्पॉन्ड कर पाती, फ्लेचर ब्लर्ट्स आउट, 50% ऑफ एवरीथिंग दे हैव। डाना हंस पड़ती है, ये बताते हुए कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि प्री नप्शल एग्रीमेंट और मिसेस कोल के इनफिडेलिटी के एविडेंस हैं। वह फ्लेचर से पूछती है कि वह ऐसा क्लेम कैसे डिफेंड करेगा, लेकिन जब फ्लेचर जवाब देने की कोशिश करता है तो वह खुद को झूठ बोलने में अनेबल पाता है। इसके बजाय वह स्टैमर्स करता है और नॉइजेस निकालता है और रिडिकुलस फेसेस बनाता है। फ्लेचर के एंटिक्स से अनॉयड होकर दाना अपने टेबल पर वापस चली जाती है। तभी जज मार्शल स्टीवंस कोर्टरूम में प्रवेश करता है, लॉयर्स का अभिवादन करता है और पूछता है कि वे कैसे हैं। फ्लेचर खुद को फिल्टर करने में अनेबल रिस्पॉन्ड करता है, आई हैड बैड सेक्स लास्ट नाइट, ये महसूस करते हुए कि वह सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा है। फ्लेचर पैनिक करता है और एक कंटिन्यूएंस की रिक्वेस्ट करता है। जज स्टीवंस एक वैलिड रीजन मांगता है और फ्लेचर फ्लेलिंग करते हुए कबूल करता है, आई कांट लाई, दैट्स माई ओनली रीजन। जज रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है और पूछता है कि क्या पार्टीज एक अग्रीमेंट पर पहुंच सकती हैं। दाना उसे बताती है कि रिचर्ड ने समांथा को $2.4 की ऑफर दी थी, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया। ये सुनकर फ्लेचर ईगरली समांथा को ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए पुश करता है, डेस्परेट होकर केस को जल्दी खत्म करने के लिए। हालांकि
सैमांथा रिफ्यूज कर देती है, उसे याद दिलाती है कि उसने उसे कन्विंस किया था कि वह विक्टिम है और जस्टिस के लिए लड़ने का हर राइट है। किसी रेजोल्यूशन के बिना जज हियरिंग को 1:30 के लिए शेड्यूल कर देता है। अपनी फाइल्स को ग्रैब करते हुए फ्लेचर कोर्टरूम से बाहर भागता है। अपने ऑफिस में वापस फ्लेचर अपने कॉलीग्स का सामना करता है और अपने हॉरर के लिए उनमें से हर एक को अपने अनफिल्टर्ड थॉट्स बोल देता है। एम्बैरेस्ड होकर वह अपने ऑफिस में डांट करता है और एक ब्लू पेन ग्रैब करता है, ये साबित करने के लिए डिटर्मिन्ड कि वह अभी भी झूठ बोल सकता है। वह ये डिक्लेयर करने की कोशिश करता है कि पेन लाल है, लेकिन हर अटेम्प्ट फेल हो जाता है। उसका मुंह उसे धोखा देता है, ब्लू कहता है और उसका हाथ पेपर पर सही कलर लिखता है, सीमिंगली उसकी इच्छा के अगेंस्ट। कमोशन सुनकर उसकी असिस्टेंट ग्रेटा अंदर आती है और पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। फ्लेचर का एरेटिक बिहेवियर उसे अलार्म करता है, लेकिन वह बातचीत को वर्क मैटर्स पर शिफ्ट कर देती है। केवल ट्रूथफुल लेकिन बिजार रिस्पॉन्सेस प्राप्त करने के बाद ग्रेटा उसे बताती है कि उसकी एक्स वाइफ ने कॉल किया है और जानना चाहती है कि वह मैक्स को कब उठाएगा। अचानक मैक्स को स्कूल से उठाने के अपने प्रॉमिस को याद करते हुए फ्लेचर रियलाइज करता है कि वह इसे पूरी तरह भूल गया था। वह ऑड्री को कॉल करके माफी मांगता है और उसे बताता है कि वह कोर्ट में बिजी होने के कारण नहीं आ सकता। अपने एक्सप्लेनेशन के बावजूद फ्लेचर खुद को शॉक्ड कर देता है, ये कबूल करते हुए कि वह मैक्स को देखना कितना चाहता है। वह ऑड्री को असुर करने की कोशिश करता है कि वह इस बार पूरी तरह से सच बोल रहा है, अनलाइक पहले जब उसने मैक्स के बर्थडे पार्टी को मिस किया था ताकि वह मिरांडा के साथ सो सके। एक मूव जो उसने केवल अपने करियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में किया था। फ्यूरियस ऑड्री उस पर फोन लटका देती है। मैक्स को स्कूल छोड़ने के बाद ऑड्री उसे बताती है कि उसका पिता उसे उठाने में सक्षम नहीं होगा और वह उसके लिए आएगी। मैक्स अपसेट हो जाता है और कहता है कि उसकी विश पूरी नहीं हुई। उसने विश किया था कि उसका पिता एक दिन के लिए झूठ न बोल सके। ये देखकर कि उसका बेटा कितना हर्ट है, ऑड्री डिसाइड करती है कि वह बाद में उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बातचीत करेगी। घर जाते हुए ऑड्री को फ्लेचर का एक और कॉल आता है। वह सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन वह उसे काट देती है। उसे बताती है कि वह और जेरी बॉस्टन जा रहे हैं। जेरी ने प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। वे इस वीकेंड हाउसेस देखने जा रहे हैं। फ्लेचर पैनिक करता है, अगर वे चले गए तो वह मैक्स को नहीं देख पाएगा। जब उसे पता चलता है कि ऑड्री घर पर है तो वह उसे वहीं रुकने के लिए बेग करता है जब तक कि वह वहां नहीं पहुंच जाता। फोन लटकाते हुए वह अपने ऑफिस से बाहर भागता है। किसी भी डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करने के लिए अपने कानों को ढकता है। वह ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए घर की ओर स्पीड करता है और एक एक्सीडेंट से बाल बाल बचता है जब वह एक रेड लाइट को तोड़ता है। एक कॉप उसे रोक लेता है। बिना हिचकिचाहट के फ्लेचर हर वायोलेशन को कबूल करता है जो उसने अभी किया है, और यहाँ तक कि कई अनपेड पार्किंग टिकट्स भी। फ्लेचर टैक्सी से ऑड्री के घर पहुंचता है, केवल ये पाता है कि वह दरवाजे पर तैयार है और जाने के लिए तैयार है। वह फ्यूरियस है कि उसे फिर से विश्वास किया गया, केवल एक बार फिर झूठ बोलने के लिए। फ्लेचर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और तभी वह टैक्सी को नोटिस करती है। बाद में इंपाउंड लॉट पर ऑड्री फ्लेचर का फाइन चुकाती है और वह अपनी कार रिट्रीव करता है। जब वह अपनी क्लास के लिए जाने वाली होती है, फ्लेचर उसे रोकता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह वास्तव में जेरी से शादी करने जा रही है। आखिरकार जेरी उसके जैसा कुछ भी नहीं है। वह ये भी आर्ग्यू करता है कि उसके लिए मैक्स को दूर ले जाना अनफेयर है। फ्रस्ट्रेटेड ऑड्री उसे मैक्स के बर्थडे के बारे में याद दिलाती है कि वह कितना अपसेट था जब उसके पिता ने उसे एक बार फिर निराश किया। फ्लेचर फाइनली कबूल करता है उसके और खुद के सामने कि वह एक टेरिबल फादर रहा है। ये रियलाइज करते हुए वह सजेस्ट करता है कि वह कोर्ट के बाद मैक्स के साथ समय बिताने और सब कुछ डिस्कस करने के लिए आएगा, लेकिन ऑड्री रिफ्यूज कर देती है। वे आज रात जा रहे हैं। डेस्परेट फ्लेचर उसे चीजों को ठीक करने के लिए एक लास्ट चांस देने के लिए बेग करता है। वह रिलक्टेंटली सहमत हो जाती है, लेकिन उसे 6 बजे तक वहां पहुंचने का प्रॉमिस दिलाती है। जाने से पहले ऑड्री उसे बताती है कि मैक्स की विश क्या थी। जैसे ही वह दूर जाती है, फ्लेचर फाइनली रियलाइज करता है कि क्या हो रहा है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। फ्लेचर मैक्स के स्कूल जाता है और उसे क्लास से बाहर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। बाहर वह उसे बताता है कि उसकी विश पूरी हो गई है। मैक्स थ्रिल्ड हो जाता है कि उसका पिता झूठ नहीं बोल सकता है और उसे क्वेश्चंस की बौछार करता है, जैसे कि क्या बहुत ज्यादा टीवी देखने से अंधा हो सकता है और क्या बहुत देर तक फनी फेसेस बनाना डेंजरस है। फ्लेचर फिर मैक्स से उसकी विश वापस लेने के लिए कहता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि एडल्ट्स को कभी कभी झूठ बोलने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, जब मैक्स की मॉम प्रेग्नेंट थी तो उसका वजन बहुत बढ़ गया था, लेकिन उसने हमेशा उसे बताया कि वह अमेजिंग लग रही है ताकि उसे अपसेट न करे। कुछ कन्विंसिंग के बाद मैक्स सहमत हो जाता है।
फ्लेचर एक केक निकालता है, एक कैंडल जलाता है और मैक्स एक नई विश करता है और इसे बुझा देता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता है। जब फ्लेचर उसे ये बताता है तो मैक्स रिस्पॉन्ड करता है कि कल उसने अपनी विश पूरे दिल से की थी, लेकिन आज उसका मतलब वास्तव में नहीं था। फ्लेचर उसे फिर से कोशिश करने के लिए अर्ज करता है, लेकिन मैक्स कहता है कि वह अब झूठ नहीं बोलना चाहता है। भले ही सभी एडल्ट्स झूठ बोलते हैं, उसके पिता के झूठ सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। जैसे ही मैक्स का टीचर उसे वापस क्लास में ले जाने आता है, वह फ्लेचर को बताता है कि वह अपनी मॉम के साथ बॉस्टन जा रहा है। फ्लेचर रिस्पॉन्ड करता है कि कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं है और वादा करता है कि वह आज रात उसे देखेगा। अपने ऑफिस में वापस फ्लेचर ग्लूमिली अपने डेस्क की ओर चलता है। उसके मूड को सेंस करते हुए ग्रीटा उसके पीछे चलती है। अंदर फ्लेचर कबूल करता है कि उसका बेटा उससे नफरत करता है। वह एक्सप्लेन करता है कि मैक्स की विश थी कि वह एक दिन के लिए झूठ न बोल सके और ये कैसे पूरी हो गई। जब ग्रेटा स्केप्टिकल लगती है, फ्लेचर उसे चैलेंज करता है कि वह उसे कुछ पूछे जिसके बारे में वह आम तौर पर झूठ बोलता। ग्रेटा उस समय को याद करती है जब फ्लेचर ने उसे रेस देने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि फर्म के पास बजट नहीं था और उसे अपनी जेब से भुगतान करने की अनुमति नहीं थी। फ्लेचर हेजिटेट करता है, ये जानते हुए कि सच उनके रिलेशनशिप को डैमेज कर देगा, लेकिन वह कंपल्शन का विरोध करने में अनेबल होता है। अंत में वह कबूल करता है कि उसने उस समय झूठ बोला था। दरवाजे के बाहर खड़ी मिरांडा पूरी बातचीत को सुनती है और मैलिशियसली मुस्कुराती है। एंग्री ग्रेटा तुरंत क्विट कर देती है और अपनी चीजें पैक करना शुरू कर देती है। फ्लेचर उसे रुकने के लिए प्लीड करता है, साथ ही साथ जज को कॉल करके हियरिंग में डिले की रिक्वेस्ट करता है। जज रिफ्यूज कर देता है और ग्रेटा वैसे भी चली जाती है। डेस्परेट फ्लेचर उसके पीछे भागता है, लेकिन मिरांडा से टकरा जाता है। सच से आर्म्ड मिरांडा फ्लेचर को एक पार्टनर्स मीटिंग में खींच लेती है, उसे ह्यूमिलिएट करने की उम्मीद में। मीटिंग के अंदर फ्लेचर कंपेल्ड होकर सच बोलता है। ब्लंटली हर पार्टनर को बताता है कि वह उनके बारे में क्या सोचता है, लेकिन ऑफेंस लेने के बजाय वे हंसते हैं, ये सोचकर कि ये एक मजाक है। मिरांडा रिएक्शन से ब्लाइंडसाइडेड साइलेंटली बैठी रहती है, जबकि अन्य फ्लेचर के ब्रूटल ऑनेस्टी का एंजॉय करते हैं। जब तक फ्लेचर अपनी हियरिंग के लिए कोर्ट रूम में पहुंचता है, वह प्रोसीडिंग्स को डिले करने के तरीकों के लिए स्क्रैम्बलिंग कर रहा होता है, लेकिन कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं पाता है। डाना मिसेस कोल के इनफिडेलिटी के एविडेंस प्रेजेंट करती है, केस को एस्केलेट करती है। नर्वस फ्लेचर पानी का एक बड़ा गिलास पीता है और अचानक बाथरूम ब्रेक की रिक्वेस्ट करता है। जज सहमत हो जाता है और फ्लेचर बाहर भागता है। रेस्टरूम में एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। वह खुद को पीटना शुरू कर देता है, एक अटैक को फेक करता है। जब सिक्योरिटी उसे ढूंढती है तो वे उसे वापस कोर्ट रूम में एस्कॉर्ट करते हैं। प्लेइंग अलोंग, स्टीवन हियरिंग को रीस्केड्यूल करने का सुझाव देता है, लेकिन फ्लेचर से पूछता है कि क्या वह वास्तव में प्रोसीड करने में अनेबल है, झूठ बोलने में अनेबल। फ्लेचर रिलक्टेंटली कबूल करता है कि वह कंटिन्यू कर सकता है। उसके अपैरेंट परसिवरेंस से इम्प्रेस्ड होकर जज एक और शॉर्ट रिसेस ग्रांट कर देता है। डिजेक्टेड और एग्जॉस्टेड फ्लेचर कोर्ट हाउस की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। अचानक उसका फोन बजता है। स्टार्टल्ड होकर वह उसे उठाता है और मैक्स की आवाज सुनता है। उसका बेटा एक्साइटेडली उनकी इवनिंग प्लान्स के बारे में बात करता है और पूछता है कि क्या नेबर के बच्चे उनके गेम में ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले कि फ्लेचर रिस्पॉन्ड कर पाता, सैमांथा और उसका लवर प्रकट होते हैं। उनके पास पहुंचकर फ्लेचर रियलाइज करता है कि न केवल वह झूठ नहीं बोल सकता है, बल्कि वह क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकता है अगर उसे पता है कि जवाब एक फॉल्सहुड की ओर ले जाएगा। कोर्टरूम में वापस फ्लेचर को अपने विटनेस केनेथ फॉल्क से कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं, लेकिन इसके बजाय वह केनेथ को ये कबूल करने के लिए मजबूर करता है कि उसने वास्तव में समांथा के साथ सोया था। कमरे में हर कोई शॉक्ड हो जाता है कि लॉयर क्या कर रहा है और मिसेस कोल फ्यूरियस हो जाती है। उसे परवाह नहीं है कि फ्लेचर अचानक कॉन्शियंस से स्ट्रिकन है। वह डिटर्मिन्ड है कि उसे 31 साल की उम्र में बिना पैसे के अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उसकी उम्र सुनकर फ्लेचर क्विकली पेपर्स को ग्रैब करता है और फाइनली सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। ये पता चलता है कि जब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब समांथा केवल 17 साल की थी और स्टेट लॉ के अनुसार मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स केवल पेरेंटल कंसेंट के साथ किए जा सकते हैं। उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था, एक एक्स्ट्रा ईयर जोड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड बना देता है और सभी प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड किया जाना चाहिए। मिस्टर एलन, जो हियरिंग में मौजूद है, फ्लेचर द्वारा केस को जीतने के तरीके से थ्रिल्ड हो जाता है। फ्लेचर राहत की सांस लेता है। उसने झूठ बोले बिना जीत लिया था, लेकिन मिसेस कोल वापस हमला करती है। वह जॉइंट कस्टडी को कंटेस्ट करने का फैसला करती है क्योंकि इससे उसे और भी अधिक पैसा मिलेगा। फ्लेचर रियलाइज करता है कि वह एक मर्सिनरी वुमन के साथ डील कर रहा है जिसे केवल पैसे की परवाह है। ये देखकर कि वह बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करती है,
प्रैक्टिकली उन्हें उनके पिता से दूर खींचती है। वह समझता है कि उसने क्या गलती की है। मिस्टर एलन उसके पास आता है, उसे विक्ट्री पर बधाई देता है और उसे बताता है कि फ्लेचर अब फर्म में पार्टनर है। अपने रॉन्ग डूइंग्स के लिए मेकअप करने की इच्छा से फ्लेचर जज की ओर मुड़ता है और चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीवंस अड़ जाता है और फ्लेचर को कोर्ट की अवज्ञा के लिए अरेस्ट करने का आदेश देता है। बेलिफ्स उसे खींचकर ले जाते हैं और जेल में फेंक देते हैं। जैसे ही उसे हॉलवेज के माध्यम से एस्कॉर्ट किया जा रहा है कस्टडी में, फ्लेचर एक फोन कॉल करने की मांग करता है। एक बार अनुमति मिलने पर वह ऑड्री को कॉल करता है और उसे बेल पोस्ट करने के लिए कहता है। हालांकि वह सुनने से इनकार कर देती है। अब अपने एक्स हस्बैंड पर विश्वास नहीं करती। वह उसे बताती है कि उनकी एक फ्लाइट है और फोन लटका देती है। कुछ समय बाद ग्रेटा उसकी मदद करने आती है। उसने उसकी परेशानी के बारे में सुना है और उसने बेल पोस्ट कर दिया है। फ्रीड फ्लेचर एयरपोर्ट की ओर भागता है ऑड्री और मैक्स को रोकने के लिए। एक होमलेस मैन को पार करते हुए वह हैप्पीली उसे अपने पास मौजूद सारा पैसा दे देता है। एयरपोर्ट पर ऑड्री और मैक्स जेरी से मिलते हैं। जेरी लड़के के पिता की नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स कोई रिएक्शन नहीं देता। उसी समय उनकी फ्लाइट के लिए बोर्डिंग की घोषणा की जाती है। फ्लेचर एयरपोर्ट पर पहुंचता है। जैसे ही बोर्डिंग पूरी हो चुकी होती है, वह एक लोकल वर्कर से सीखता है कि बॉस्टन फ्लाइट के लिए बोर्डिंग पहले ही बंद हो चुकी है। डेस्परेट, वह बैगेज कन्वेयर पर चढ़ जाता है और लगेज के साथ अंदर स्नीक कर लेता है। इसी बीच ऑड्री नर्वसली एक स्टुअर्डेस से ड्रिंक के लिए पूछ रही होती है। फ्लेचर अब टर्मिनल के अंदर नोटिस करता है कि प्लेन पहले ही टेक ऑफ कर चुकी है। पैनिक में वह एक मोबाइल स्टेयरकेस चुरा लेता है और प्लेन का पीछा करता है। हर विंडो में झांकते हुए वह मैक्स के लिए चिल्लाता है और फाइनली उसे स्पॉट कर लेता है। अपने बेटे को वापस पाने के लिए डिटर्मिन्ड, वह कॉकपिट में अपना जूता फेंकता है। पायलट्स रनवे पर किसी को नोटिस करते हुए प्लेन को रोक देते हैं। फ्लेचर ओवरजॉयड हो जाता है, लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि आगे एक फेंस है और फुल स्पीड में उससे टकरा जाता है। उसके ऊपर से उड़कर लगेज कार्ट्स पर गिर जाता है। कुछ समय बाद फ्लेचर को सूटकेसेस के ढेर के नीचे से निकाला जाता है और एक स्ट्रेचर पर लाद दिया जाता है। उसके दोनों पैर टूट चुके होते हैं। ऑड्री उसके पास दौड़ती है और उसे सभी मैडनेस को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। रिस्पॉन्स में फ्लेचर मैक्स से कबूल करता है कि वह उससे डीपली प्यार करता है और उसका सबसे अच्छा पिता बनना चाहता है। हालांकि उसकी विश अब काम नहीं करती है। वह सच के अलावा कुछ नहीं बोलता है और उसे कभी दुख न देने का वादा करता है। उसके शब्दों से टच्ड होकर ऑड्री रुकने और अपने बेटे को उसके पिता से अलग न करने का फैसला करती है। 1 साल बाद फ्लेचर और ऑड्री एक साथ मैक्स का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लड़का एक विश करता है, केक पर कैंडल्स बुझाता है और रूम अंधेरे में डूब जाती है। जब लाइट्स वापस आती हैं, तो मैक्स अपने पेरेंट्स को किस करते हुए दिखता है। फ्लेचर अपने बेटे से पूछता है कि क्या उसने विश किया था कि वे फिर से एक साथ हों, लेकिन मैक्स इनकार करता है। कहता है कि उसने न्यू रोलर ब्लेड्स की विश की थी। मुस्कुराते हुए ऑड्री सजेस्ट करती है कि फ्लेचर केक काटे। वह सहमत होता है, लेकिन अचानक उसका हाथ एक बॉल में बदल जाता है, मैक्स का पसंदीदा गेम, और वह खुशी से मैक्स और ऑड्री के पीछे घर के चारों ओर भागना शुरू कर देता है। आपकी राय क्या है? क्या ऑनेस्टी हमेशा बेस्ट पॉलिसी है, भले ही सच दर्द का कारण बने? या क्या ऐसे समय होते हैं जब रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट करने और शांति बनाए रखने के लिए झूठ बोलना आवश्यक होता है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें।